फर्स्ट आर्टिकल इंडियन एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। इस आर्टिकल को आप जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 से रिलेट कर सकते हो मेंस के पर्सपेक्टिव से। सबसे पहले अगर हम कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो बहुत सारे एक्सपर्ट ये बात बोलते हैं कि अगर गवर्नमेंट का इंटरफेयर किसी एरिया में मार्केट में कम होता है तो ग्रोथ रेट ज़्यादा इंक्रीज होती है, लेकिन कुछ एरिया ऐसे हैं जिनमें रेगुलर गवर्नमेंट का इंटरफेयर होना चाहिए। गवर्नमेंट ही इन सब चीज़ों को उपलब्ध करवा सकती है नॉर्मल हमारी पॉपुलेशन को, जैसे वाटर, सैनिटेशन, एजुकेशन, हेल्थ, फूड एंड न्यूट्रिशन, ये सारे एरिया। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें भी गवर्नमेंट का इंटरफेयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर है वो काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती है। हमारी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन उसमें इन्वेस्ट करती है अपना टाइम, अपनी एनर्जी, लेकिन जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी कम है। इसलिए एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट को जो वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में जो इनिशिएटिव है, टेक्नोलॉजी है, उनको इंट्रोड्यूस करना चाहिए ताकि आउटपुट ज़्यादा से निकल करके आ सके। अगर एग्रीकल्चर के बारे में बेसिक फैक्ट्स अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट लिस्ट में आता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट में आता है। इसके अलावा जो हेल्थ है, वर्तमान में कोविड-19 की वजह से हेल्थ काफ़ी न्यूज़ में है, तो हेल्थ भी स्टेट लिस्ट में आता है। लेकिन कोविड-19 के बाद में ये बोला जा रहा है कि हेल्थ को भी, जैसे एजुकेशन को 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया, उससे पहले वो स्टेट लिस्ट में आता था, तो इसी तरीके से अब आप हेल्थ को भी कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दो ताकि सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर को उसको संभाल सके। देखो, जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था उस समय एग्रीकल्चर सेक्टर हमारी जो जीडीपी है उसमें काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता था। मतलब लोगों की संख्या कम थी, लेकिन से जो आउटपुट है, जो हमारी टोटल ग्रोथ है, उसमें इसका एरिया ज़्यादा रहता था। लेकिन समय के साथ में, और सर्विसेज जो सेक्टर है, मतलब 3 सेक्टर होते हैं कि इकोनॉमी में, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। तो फर्स्ट सेक्टर होता है जहाँ से रॉ मटेरियल मिलता है, जैसे एग्रीकल्चर वाला एरिया जिसका हम यूज़ करके, जो मीडियम सेक्टर होता है या फिर सेकेंडरी सेक्टर जिसको बोलते हैं, वो होता है इंडस्ट्री। और थर्ड सेक्टर होता है सर्विसेज, मतलब इंडस्ट्री से जो चीज़ निकली उसकी आपने सर्विसेज जिनको दी, वो होता है थर्ड सेक्टर। तो इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर मतलब प्राइमरी सेक्टर का काफ़ी रोल रहता था जब हम आज़ाद हुए उस समय, लेकिन समय के साथ में प्राइमरी सेक्टर का मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ में रोल कम होने लग गया, जनसंख्या इसमें ज़्यादा इंक्रीज होने लग गई, रोल कम होता गया। और सर्विसेज सेक्टर जो 1950s के समय बहुत कम रोल प्ले करता था ग्रोथ में, वो समय के साथ साथ उसका ग्राफ इंक्रीज होता गया। अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो सर्विसेज सेक्टर सबसे ज़्यादा ग्रोथ में रोल प्ले करता है, और एग्रीकल्चर जो सेक्टर है ओनली 14% के लगभग, या फिर उससे भी कम हो सकता है, इतना ही रोल प्ले करता है। तो एग्रीकल्चर को लेकर के गवर्नमेंट को अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वर्तमान में जो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है उसका मेन कारण ये है कि जो गवर्नमेंट है उनकी बातों को सुन करके अगर उनके अकॉर्डिंग रूल एंड ऑर्डर पास करे, लॉ बनाए, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकती हैं एग्रीकल्चर को लेकर के और जो फार्मर्स हैं उनको लेकर के। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम देख लेते हैं कि इंडियन एग्रीकल्चर में क्या क्या प्रॉब्लम है। जैसे कि फर्स्ट अगर हम देखें तो लिमिटिंग फैक्टर्स, जैसे कि अनसर्टेनिटीज ऑफ वेदर कैसा होगा। हर जगह वेदर के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर उगाई जाती है। जैसे सर्दियाँ आएंगी हम रबी क्रॉप उगा लेंगे, गर्मियाँ आने वाली है खरीफ जो फसल है उसको हम उगाएंगे। और सॉइल फर्टिलिटी, इसके अलावा वाटर अवेलेबिलिटी, ये सारी चीज़ें हैं, ये लिमिटिंग फैक्टर्स हैं कि कितनी जगह कहाँ पर कितनी खेती होने वाली है। और इसी की वजह से जो फार्मिंग है उसको अचीव करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता गया है, मतलब रिटर्न मिलना काफ़ी कम हो गया है। क्यों? क्योंकि देखो वेदर में अनसर्टेनिटीज आ गई है, कभी बारिश ज़्यादा हो जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी ठंड ज़्यादा गिर जाती है, कभी गर्मी ज़्यादा गिर जाती है। सॉइल फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा वाटर कंज्यूम करने की वजह से एक तरीके से जो सॉइल है वो फर्टिलिटी उसकी कम होती जा रही है, मतलब बंजर ज़्यादा, ऊसर भूमि ज़्यादा होती जा रही है।
और वाटर अवेलेबिलिटी की संख्या भी कम होती है। ग्राउंड वाटर को तो हमने बहुत ज़्यादा गिरा दिया है। हमारे इंडिया में जो ग्राउंड वाटर में से 90% पानी यूज़ किया जाता है क्रॉप्स में, और उसमें से भी 80% यूज किया जाता है राइस और वीट में। उसका मेन कारण ये है कि एमएसपी जो है वो गवर्नमेंट इन चीज़ों के लिए देती है। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि ग्राउंड वाटर का जिस तरीके से लेवल गिरता जा रहा है वो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। इंडिया ड्रोट को काफ़ी लंबे समय तक फेस करने वाला है। तो इसके लिए हमें आवश्यकता है कि उसको हम क्या करें, इसके बारे में सोचें। तो ये प्रॉब्लम, हमने 3 प्रॉब्लम देखी। आगे हम देखते हैं कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, मतलब इसमें आवश्यकता है कि इसमें खर्चा किया जाए, इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाए। इसके अलावा ये देखते हैं कि मान लो एक फैमिली है, उसमें पहले 2 लोग खेती करते थे, लेकिन 3 लोग और बढ़ गए, पॉपुलेशन बढ़ती गई, अब वो लोग भी आकर के उसी खेती को करने लग गए। तो क्या होगा, खेती तो उतनी ही है, प्रोडक्टिविटी उतनी ही रहेगी, बस 3 लोग वो ज़्यादा उस पर बर्डन क्रिएट हो गया। तो हो सकता था कि वो लोग अगर स्किल्ड होते तो किसी काम में लग जाते, लेकिन बर्डन इंक्रीज हो गया। जैसे जैसे फैमिली एक्सपेंड होगी, जो एग्रीकल्चर लैंड है उसका एरिया कम होता जाएगा, क्योंकि डिवीजन होता जाएगा लोगों के बीच में, फैमिली के बीच में। तो इसकी वजह से परेशानी और ज़्यादा है। नेक्स्ट परेशानी है लैक ऑफ प्रॉपर वेयर हाउसिंग। खेती हुई, एग्रीकल्चर हुई, प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन बाहर निकल करके आया। अब क्या होता है, जो फार्मर्स होते हैं, मिडिल क्लास या फिर पुअर फार्मर्स होते हैं, वो जल्दी से जल्दी अपना जो प्रोडक्शन है उसको बेच देते हैं लोगों को। क्यों? क्योंकि उनके पास में प्रॉपर वेयर हाउस की कमी होती है, वो उसको सिक्योर नहीं कर पाते। क्यों? जब देखो एक साथ मान लो गेहूँ निकला, मार्केट में गेहूँ हो रखा है, तो उनको प्राइस इतना अच्छा थोड़ा ना मिल पाएगा। लेकिन अगर उनके पास में वेयर हाउस होता तो उसको वो स्टोर कर सकते थे, और जब उसकी प्राइस ज़्यादा बढ़ते तो किसानों को, फार्मर्स को इसकी अच्छी प्रॉपर वो मिल सकती थी, मतलब उनकी जो प्राइस है वो काफ़ी अच्छी मिल सकती थी। तो क्या होना चाहिए, ये प्रॉब्लम है इंडिया के बीच में। दूसरा, बम्पर क्रॉप जब होती है तब भी यही से प्रॉब्लम है कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया तो उसके प्राइस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, जैसे कि जब मान लो किसानों ने बेच दिया कम दाम पे, अब किसानों को वापस कुछ खरीदना है तो एक्सपेंसिव कमोडिटीज़ इन किसानों को मिलती है। इसके अलावा जो मनी लेंडर्स हैं, मान लो किसानों को ज़रूरत है पैसे की, तो वो मनी लेंडर से पैसा लेते हैं, और मनी लेंडर्स के ट्रैप में इस तरीके से फंसते हैं कि वो उससे कभी नहीं निकल पाते, क्योंकि मनी लेंडर्स तो मोर देन गवर्नमेंट जो इंटरेस्ट रेट है उससे बहुत ज़्यादा दुगनी तिगनी कर करके किसानों से पैसे लेते हैं। और वो तो टाई अप भी कर लेते हैं किसानों से कि ठीक है, आपसे पैसा नहीं दिया जाता ना, आप अपना प्रोडक्शन हमें बेच दो, और प्रोडक्शन इंटरेस्ट रेट रखेंगे हाई, प्रोडक्शन खरीदेंगे कम दाम के ऊपर। तो किसान उस हनी ट्रैप से कभी निकल ही नहीं पाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम है। अब इसके तहत गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा यूज करने की आवश्यकता है अपनी पावर को, ताकि जो फार्मर्स हैं, जो हमारी इंडिपेंडेंस के समय जो एग्रीकल्चर सेक्टर काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता था, उसको दोबारा से उस लेवल तक ले जाने के लिए गवर्नमेंट को काफ़ी इन्वेस्ट करने की आवश्यकता है। जैसे कि फर्स्ट अगर हम प्लस पॉइंट देखें तो पब्लिक प्रोक्योरमेंट को डाइवर्सिफाई करने की आवश्यकता है। मतलब जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट का जो बास्केट है उसको हमारी गवर्नमेंट को एक्सपेंड करना चाहिए। मोर फार्मर्स, मोर रीजन्स, मोर क्रॉप्स को इसमें इंक्लूड करने की आवश्यकता है। इसके अलावा इसमें ये बोला गया कि गवर्नमेंट देखो एमएसपी देती है उनके लिए, राइस, वीट, इनके लिए, इसीलिए किसान उनको ज़्यादा उगाते हैं। तो अगर गवर्नमेंट और बहुत सारी क्रॉप्स हैं जो कम पानी कंज्यूम करती हैं और उनमें न्यूट्रिशन लेवल ज़्यादा होता है, उनके लिए भी एमएसपी सिक्योर कर सकती है, ताकि जब फार्मर्स उसको उगाएंगे तो ना सिर्फ हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो सिक्योर होगा, जो किसानों की आय है वो बढ़ेगी, क्योंकि इनपुट जब कम होगा और आउटपुट ज़्यादा होगा तो फार्मर्स की जो इनकम है वो तो वैसे ही डबल हो जाएगी। उसमें टारगेट लेने की गवर्नमेंट को आवश्यकता ही नहीं है। स्टार्टिंग में देखो टारगेट उस चीज़ के लिए लिया जाए कि बेसिक आप आधार उपलब्ध करवाओ, ग्रो तो हर कोई हो जाता है। सपोर्ट करो कि इनपुट कम से कम जो फार्मर्स हैं उनको लगाना पड़े और आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा निकले। इसके अलावा ये बोला गया है कि देखो हमारे यहाँ पर आंगनवाड़ी सिस्टम है और इसके अलावा मिड डे मील प्रोग्राम है। तो लोकल एरिया में किसानों का जो निकल करके आता है, किसानों से जो प्रोडक्शन निकल करके आया उसका यूज किया जा सकता है इन चीज़ों में। किन चीज़ों में? ये
जो आंगनवाड़ी सेक्टर हैं, इसके अलावा जो मिड डे मील स्कीम है, इससे क्या होगा, किसानों का जो प्रोडक्शन है वो भी बिक जाएगा, जो न्यूट्रिशन लेवल का जो फूड है वो बच्चों को उपलब्ध हो पाएगा, न्यूट्रिशन की कमी नहीं हो पाएगी। मतलब एक तीर से अब कई निशाने साध सकते हो, कई सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा गवर्नमेंट को पब्लिक इन्वेस्टमेंट करना चाहिए स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेट्स पल्सेज में, ताकि नेचुरल फार्मिंग हो सके और कल्टीवेशन को एक्सपेंड किया जा सके। इसके अलावा गवर्नमेंट को अपना मार्केट को एक्सपेंड करने की आवश्यकता है। जैसे कि अभी अगर हम बात करें तो सिर्फ इंडिया में 2477 मंडी का नेटवर्क है और 4843 सब मंडी है। किसानों को, फार्मर्स को, जो लार्ज रिटेलर्स हैं, उनके एक्सप्लॉयटेशन से सेफगार्ड करने के लिए इंडिया को अपने नेटवर्क को बढ़ाने की आवश्यकता है। और इसके अलावा मतलब जो लोकल एरिया में मंडी ज़्यादा से ज़्यादा खोली जाए, ताकि ज़्यादा दूर तक जब देखो लेके जाता है किसान अपनी प्रोडक्शन को, तो एक तरीके से जो ट्रांसपोर्ट है वो काफ़ी खर्चा हो जाता है। उसी को ध्यान में रखकर किसान ये सोचता है कि यहीं बेच देते हैं, इतना वहाँ खर्चा इसमें हो जाएगा तो क्या ही मतलब है, यहीं बेच दो। तो ये है कि गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा मंडी ओपन करे और उसमें भी एक कंपटीशन हो। मतलब जो फार्मर्स हैं उनके पास में बहुत सारे ऑप्शन हो कि यहाँ नहीं बेचना, वहाँ बेचना है, वहाँ नहीं बेचना है, यहाँ बेचना है। तो ऑप्शन होगा तो अच्छी आय उनकी हो पाएगी। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा निकल करके आ रहा है, जैसे प्रोडक्शन निकल करके आया, स्पेशली जो पीडीएस सिस्टम में अगर कम्युनिटी है तो उसको 40% तक एक्सपेंड करने की आवश्यकता है और एक्चुअल प्रोडक्शन का 25% को इसमें यूजफुल बेंचमार्क के रूप में यूज किया जा सकता है। मतलब सीधी सी बात है कि पर्टिकुलर सीजन में जो निकल करके आया, जो प्रोडक्शन निकला, उसमें से जैसे इस समय बाजरा निकला तो आप पीडीएस सिस्टम में बाजरा ही दो, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट उसको खरीदे और उसको इन्वेस्ट करे, ये चीज़ इसमें बोली गई है। तो ये हमने एग्रीकल्चर से रिलेटेड देखा और हमने मतलब अगर गवर्नमेंट इसमें हेल्प करे तो फार्मर्स की जो टारगेट फिक्स कर रखा है कि इनकम को हमें डबल करना है, उसको इजीली अचीव किया जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। अभी यूएस के स्पेशल प्रेसिडेंशियल एनवॉय जॉन कैरी हमारे इंडिया में आए और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, उनके साथ मुलाकात की। देखो, उनका मिलने का मेन कारण ये था कि जीरो एमिशन, नेट जीरो एमिशन जो टारगेट फिक्स किया जा रहा है पूरे वर्ल्ड के द्वारा, कि वो चाहते हैं कि अमेरिका ये चाहता है कि इंडिया भी इसमें जुड़े। सीधी सी बात ये है। अब क्या है कि देखो, कोविड-19 की वजह से क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट, इसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़्यादा क्रिएट हुई है और ये माना जा रहा है कि अगर हमने समय रहते हुए इन चीज़ों को नहीं कर्व करने की कोशिश की तो आने वाले समय में ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे पेंडेमिक हर 4-5 साल में रिपीट होने लग जाएंगे। तो इस आर्टिकल में बोला गया है कि इंडिया को प्रेशराइज किया जा रहा है कि इंडिया आप भी ज्वाइन करो, लेकिन इंडिया भी अपनी बात पे हटी है, अडिग है। उनका ये बोलना है कि आज जो भी एमिशन हो रहा है ना, भले ही इंडिया, ये इस आर्टिकल में बोला गया कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन में इंडिया 5th नंबर पे आता है, टॉप 5 ग्लोबली में रैंक करता है, लेकिन इंडिया में जो यूज़ है, आपने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हुआ, आपके यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, यूएस, यूके, यूरोपियन कंट्रीज आपने यूज़ किया, बहुत कोयला सब कुछ आपने यूज़ किया। हमारे इंडिया ने तो किया ही नहीं। अब टाइम है कि इंडिया अपना डेवलप करे और उस समय आकर के आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं आपको नहीं करना, आपको तो इस टारगेट में साइन करना है खुद को। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। एक गांव है, उस गांव में मान लो 50 फैमिली रहती है। अब उस गांव के आसपास पहले जंगल था, उस 50 में से 45 फैमिली ने यूज़ कर लिया उस जंगल को, खूब यूज़ कर लिया, एक्सप्लॉइट कर लिया। अब जंगल बचा थोड़ा सा। अब 5 लोग पहले गरीब थे, उस लेवल में थे ही नहीं कि वो भी इसका यूज कर पाए। अब वो धीरे धीरे अमीर हुए, उन्होंने अपनी हालत को सुधारा और वो जब इस जंगल का यूज़ करने लगे तो इन 45 फैमिलीज़ ने टारगेट फिक्स किया। बोले नहीं नहीं, क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करो, अरे बारिश नहीं होगी, ग्राउंड वाटर लेवल नीचे गिर जाएगा, पोल्यूशन इंक्रीज हो जाएगा, लोग मर जाएंगे, जो डिजीज़ है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड होगी, एक्सप्लोजन हो जाएगा, सब
कुछ इम्प्लीमेंट कर दिया उन 5 लोगों पे, तो 5 लोग तो जो 5 फैमिली है वो तो यही बोलेंगे ना, अरे भाई हमने यूज़ ही कहाँ किया है, हम तो यूज करने लगे उससे पहले तो आपने टारगेट फिक्स कर दिया। हो सकता है ना आपने ज़्यादा यूज़ किया, आप अपने लिए ज़्यादा अच्छे ऊंचे टारगेट फिक्स करो और हमें यूज़ करने दो, क्योंकि हमें भी तो ग्रोथ करनी है। आप इक्वलिटी की बात कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है, इंडिया भी इस चीज़ में आकर के जुड़े। अरे भाई इंडिया ने यूज़ ही नहीं किया है। आपने एविएशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इसके अलावा जो एयर कंडीशनर, इन कार्स, ट्रैफिक, ट्रांसपोर्ट, इसमें इतना आपने पोल्यूशन क्रिएट कर दिया है। और आप चाहते हो कि इंडिया जब ग्रोथ करना चाह रहा है, आप लोगों की इक्वलिटी आना चाह रहा है, तो आप बोल रहे हो कि इंडिया इसको ज्वाइन कर ले। तो सीधा सा बात है, इंडिया इस चीज़ के ऊपर अभी हटी है, रुका हुआ है कि जो रिच कंट्रीज हैं वो टेक्नोलॉजी ज़्यादा डेवलप करें, कम एमिशन करें, और जो पुअर कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनको अपना विकास करने दें, उनमें पैसा इन्वेस्ट करें, ताकि इन्वेस्ट तो इंक्रीज तो वो लोग करें, ग्रोथ तो करें, लेकिन ग्रीन रिवोल्यूशन, ग्रीन जो एनर्जी है उसका यूज़ करें, ज़्यादा एमिशन ना करें, लेकिन ग्रोथ तो करेंगे। देखो ग्रोथ करेंगे तभी वो लोग आपके सामने आ पाएंगे, आपके बराबर खड़े हो पाएंगे, तभी अपनी बात रख पाएंगे, क्योंकि यूएस और यूके जैसे अमीर कंट्रीज, उनसे पोल्यूशन क्रिएट होता है, और अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट है उसके गरीब देश उससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। ये चीज़ सामने आती है। तो इस तरीके से इंडिया ने अपना स्टैंड क्लियर किया है कि इस तरीके से हम इफेक्ट तो नहीं होंगे। जॉन केरी इसलिए आए थे कि जो बाइडेन इस महीने के लास्ट में क्लाइमेट चेंज को लेकर ही मीटिंग लेने वाले हैं, और इसमें साउथ एशिया से रिलेटेड जो कंट्रीज़ हैं उन सबको भी वो शामिल करेंगी। तो उसी के लिए एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी कोर्स बनाने के लिए मिस्टर जॉन केरी यहाँ पर इंडिया में आए थे, ताकि इंडिया को इंसिस्ट किया जा सके कि आप भी इस चीज़ को ज्वाइन करो। तो ये हमारा डिस्कशन था। ओके।